तो चलिए गाइस, आ गए हम फिर से कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ये है हमारा यूट्यूब चैनल और इसमें हम पढ़ेंगे क्लास 11 चैप्टर नंबर फर्स्ट, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। तो है क्या, ये हमारा फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर फर्स्ट है। ये 11th का सबसे बेसिक और सबसे पहला चैप्टर है। इसमें हम कुछ ज़्यादा बातें करेंगे नहीं, एकदम बेसिक केमिस्ट्री की बातें करेंगे। हम बात करेंगे केमिस्ट्री क्या होता है। केमिस्ट्री में एक्चुअली हम एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ते हैं। तो एटम्स और मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, उससे रिलेटेड जो टर्म है यानी कि एटोमिसिटी के बारे में हम पढ़ेंगे। हम आइसोटॉप्स के बारे में पढ़ेंगे, हम आइसोबार्स के बारे में पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे कि आइसोटोन्स क्या होते हैं, हम पढ़ेंगे कि आइसोटर्स क्या होते हैं, आइसोडाइफर्स क्या होते हैं, आइसोमर्स क्या होते हैं, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। हम देखते हैं मोस्टली इस चैप्टर में हम शायद आइसोटॉप्स तक कवर कर पाए। तो इस चैप्टर सबसे बेसिक चैप्टर है, इसमें बहुत ज्यादा एडवांस लेवल की बातें होंगी नहीं। सबसे बेसिक बातें होंगी केमिस्ट्री के से रिलेटेड, एकदम बेसिक बातें। तो देखते हैं, ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री है और हमारे चैनल का भी नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो इसमें हम बात करें सबसे पहली चीज की होता क्या है केमिस्ट्री, व्हाट इज केमिस्ट्री। तो देखिए केमिस्ट्री क्या है। केमिस्ट्री जो है ये साइंस का ऐसा ब्रांच है जिसमें हम मैटर के बारे में, मैटर के कंपोजिशन के बारे में, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में और मैटर के फेज चेंज के दौरान जो एनर्जी इन टर्म इन्वॉल्व होते हैं उसके बारे में स्टडी करते हैं। साइंस का वो ब्रांच केमिस्ट्री कहलाता है। तो देखिए द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच we study about matter, their composition, their properties, and energy term involved due to their phase change, involved in their phase change is called chemistry। देखिए क्या है, केमिस्ट्री साइंस का ऐसा ब्रांच है जिसमें हम मैटर के बारे में स्टडी करते हैं, मैटर के कंपोजिशन के बारे में स्टडी करते हैं, मैटर के प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करते हैं और मैटर के फेज चेंज के दौरान, जब मैटर हम जानते हैं मैटर का क्या होता है, 3 स्टेट होता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो सॉलिड से लिक्विड में भी कन्वर्ट किया जा सकता है और लिक्विड को गैस में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। देखिए होता क्या है कि सॉलिड को हम लिक्विड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, लिक्विड को भी सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं, लिक्विड को गैस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, गैस को भी लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं, सॉलिड को हम डायरेक्ट गैस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और गैस को भी डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो होता क्या है कि फेज चेंज के दौरान जो एनर्जी टर्म इन्वॉल्व होता है उसके बारे में स्टडी करते हैं। साइंस का वो ब्रांच केमिस्ट्री कहलाता है। देखिए साइंस का क्या होता है, देखिएगा केमिस्ट्री जो है साइंस का ऐसा ब्रांच है जिसमें हम मैटर के बारे में, उनके कंस्टिट्यूएंट मतलब वो किन से बने हैं, उनके कंपोजिशन क्या है, वो मैटर जो है किन किन पार्टिकल से मिलकर बना है, उनके बारे में स्टडी करते हैं। मैटर का प्रॉपर्टीज क्या है उनके बारे में स्टडी करते हैं। और फिर मैटर जब क्या होता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाता है तो स्टेट चेंज, फेज चेंज के दौरान जो एनर्जी टर्म इन्वॉल्व होता है उसके बारे में स्टडी करते हैं। साइंस का वो ब्रांच केमिस्ट्री कहलाता है। जैसे देखिएगा कि सॉलिड से हम लिक्विड में जाएं तो सॉलिड से लिक्विड में जाने में कौन सा एनर्जी टर्म इन्वॉल्व होता है, एनर्जी ऑफ फ्यूजन। ये हमारा प्रोसेस क्या कहलाता है, फ्यूजन। जब हम सॉलिड से लिक्विड में जाते हैं तो ये टर्म हमारा कहलाता है फ्यूजन। सिमिलरली हम लिक्विड से सॉलिड में भी आ सकते हैं। तो लिक्विड से सॉलिड में जाना क्या कहलाएगा, तो लिक्विड से सॉलिड में जाना ये क्या कहलाएगा, लिक्विड से सॉलिड में जाना हमारा क्या कहलाएगा बताइए, लिक्विड से सॉलिड में जाना कहलाएगा कंडेंसेशन। सिमिलरली लिक्विड से गैस में जाना, तो लिक्विड से गैस में जाना क्या कहलाता है, इवेपोरेशन।
और गैस का लिक्विड में कन्वर्ट होना, तो गैस का लिक्विड में कन्वर्ट होना कहलाता है, तो होता क्या, देखिए सॉलिड से जब लिक्विड में जाते हैं तो यहां पर कौन सा प्रोसेस होता है, सॉलिड से लिक्विड में जाना कहलाता है फ्यूजन। तो फ्यूजन के दौरान जो एनर्जी टर्म इन्वॉल्व होता है उसके बारे में स्टडी करते हैं। देखिएगा, लिक्विड से सॉलिड में जाना क्या कहलाता है, लिक्विड से सॉलिड में जाना कहलाता है फ्रीजिंग। तो फ्रीजिंग के दौरान जो एनर्जी टर्म इन्वॉल्व होता है उसके बारे में स्टडी करते हैं। देखिएगा, यहां से लिक्विड से जब हम गैस में जाते हैं तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इवेपोरेशन या फिर वेपोराइजेशन, इवेपोरेशन या फिर वेपोराइजेशन। इस टर्म के दौरान जो एनर्जी टर्म यानी कि इवेपोरेशन के दौरान जो एनर्जी टर्म इन्वॉल्व होता है उसके बारे में स्टडी करते हैं। जब गैस से लिक्विड में जाते हैं तो इस टर्म को बोलते हैं हम कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन के दौरान जो एनर्जी टर्म इन्वॉल्व होता है उसके बारे में स्टडी करते हैं। या फिर देखिए, सॉलिड से हम डायरेक्ट गैस में भी जा सकते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन के बारे में स्टडी करते हैं, सब्लिमेशन के दौरान जो एनर्जी टर्म इन्वॉल्व होता है उसके बारे में स्टडी करते हैं। या फिर गैस से सॉलिड, तो गैस से सॉलिड ये भी क्या कहलाता है, सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन के दौरान जो एनर्जी टर्म इन्वॉल्व होता है उसके बारे में स्टडी करते हैं। तो होता क्या है, मैटर के बारे में, उनके कंपोजिशन के बारे में, उनके प्रॉपर्टीज के बारे में और मैटर के फेज चेंज के दौरान जो एनर्जी टर्म इन्वॉल्व होता है उसके बारे में स्टडी करते हैं। साइंस का ऐसा ब्रांच केमिस्ट्री कहलाता है। ठीक है, तो ये हमारा वास्टली डेफिनेशन है केमिस्ट्री का। लेकिन अगर हम बात करें कि शॉर्टली डेफिनेशन क्या है, तो देखिए शॉर्टली डेफिनेशन क्या होता है। रोकिए, देखिए शॉर्टली डेफिनेशन क्या होता है, केमिस्ट्री क्या है, तो केमिस्ट्री इज द साइंस ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, साइंस ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। एटम्स और मॉलिक्यूल्स का साइंस क्या कहलाता है, केमिस्ट्री। याद रखिएगा, शॉर्ट डेफिनेशन है कि केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री इज द साइंस ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। एटम्स और मॉलिक्यूल्स का साइंस केमिस्ट्री कहलाता है। तो होता क्या है, बहुत बच्चे जानते तो हैं कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स का साइंस केमिस्ट्री कहलाता है, बट एक्चुअली ये जानते ही नहीं है कि एक्चुअली एटम्स और मॉलिक्यूल्स क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहली चीज कि एटम्स क्या होते हैं। ठीक है, एटम्स क्या होते हैं, तो बहुत बच्चे से पूछेगा एटम्स क्या होते हैं, वो इजीली बता देते हैं, सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल। सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल वो एटम होता है और ग्रुप ऑफ एटम मॉलिक्यूल होता है। बट क्या ये एक्चुअली डेफिनेशन है, ये एक्चुअली डेफिनेशन नहीं है। तो केमिस्ट्री के लिए हम क्या करेंगे, जैसे एटम्स और मॉलिक्यूल्स की बातें करते हैं तो एग्जैक्टली इसका क्या डेफिनेशन होगा उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, एग्जैक्टली डेफिनेशन और एग्जैक्टली एटम क्या होते हैं उनके बारे में स्टडी कीजिए। देखिए यहां से एटम्स क्या होते हैं, एटम्स क्या है, इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल of an element which does not exist in free state, does not exist in free state, exist in free state, but take a part in chemical reaction, ठीक है। एटम्स क्या है, ये किसी भी एलिमेंट का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है, किसी भी एलिमेंट का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट जो कभी भी फ्रीली एग्जिस्ट ना करे, यानी कि एटमॉस्फेयर में एटम फ्रीली नहीं पाया जाता। फ्रीली कौन पाया जाता, मॉलिक्यूल्स। एटम्स कभी भी एटमॉस्फेयर में फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करते, कभी भी नहीं करते हैं। एटम्स कभी भी एटमॉस्फेयर में फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करते, लेकिन एटम्स ही वो पार्टिकल होते हैं जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। याद रखना है, ये क्या होते हैं, किसी भी एलिमेंट का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट जो फ्रीली एग्जिस्ट ना करे लेकिन केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करे, वो क्या होता है, वो होता है एटम। जैसे हम बात करते हैं ये हाइड्रोजन का, क्या है, एक एटम है जो कि कभी भी फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करता। आप कभी देखे हैं कि कहीं भी हाइड्रोजन की बात की जाती है तो ऐसे लिखा जाता है, कभी नहीं। जब हाइड्रोजन को सिर्फ इस H के फॉर्म में कब लिखेंगे, जब इसको एज ए सिंबल यूज करते हैं।
लेकिन कभी भी ये जब भी हम हाइड्रोजन की बात करते हैं तो H2 लिखते हैं, H नहीं। H2 क्या है? H2 जो है ये हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल है। H क्या है? H एक एटम है। ये एटम क्या होता है? केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट तो करता है बट फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करता। जैसे हम ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ये है ऑक्सीजन का एक एटम, ठीक है, ये फ्रीली एग्जिस्ट करता ही नहीं है। जब भी हम ऑक्सीजन की बात करते हैं तो O2 लिखते हैं, ठीक है, हम कभी भी O नहीं लिखते। तो क्या होता है? ये एटमॉस्फेयर में फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करता। ये क्या एटम है? एटम कभी भी फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करता और यही वो पार्टिकल होते हैं जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। मॉलिक्यूल्स देखिए क्या होता है? मॉलिक्यूल्स होता है इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल of an element or a compound, ठीक है, किसी भी एलिमेंट का या फिर किसी भी कंपाउंड का वो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट, विच एग्जिस्ट्स इन फ्री स्टेट, यानी कि किसी भी एलिमेंट का या फिर किसी भी कंपाउंड का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो कि फ्रीली एग्जिस्ट नेचर में करता है, यानी कि एटमॉस्फेयर में ये फ्रीली पाया जाता है बट doesn't take a part in chemical reaction, ठीक है, किसी भी एलिमेंट या फिर किसी भी कंपाउंड का वो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो कि क्या होता है? एटमॉस्फेयर में फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करता, सॉरी, जो कि एटमॉस्फेयर में फ्रीली एग्जिस्ट करता है लेकिन केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, मॉलिक्यूल कहलाता है। जैसे हम बात करें H2 क्या है? ये हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल है। ये देखिएगा जब भी हम हाइड्रोजन की बात करते हैं तो H2 ही लिखते हैं। जैसे हम नाइट्रोजन की बात करते हैं तो N2 ही लिखते हैं। ये क्या है? हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल है। ये क्या है? नाइट्रोजन का एक मॉलिक्यूल है। जब भी हम ऑक्सीजन की बात करते हैं तो O2 लिखते हैं। ये क्या है? ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल है। ये क्या होता है? एटमॉस्फेयर में फ्रीली एग्जिस्ट करता है, यानी कि एटमॉस्फेयर में ये इसी फॉर्म में पाया जाता है, लेकिन ये क्या होता है? केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, ठीक है। किसी भी एलिमेंट का या फिर किसी भी कंपाउंड का वो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो कभी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है लेकिन एटमॉस्फेयर में फ्रीली एग्जिस्ट करता है, मॉलिक्यूल कहलाता है। और ये था हमारा एटम्स और मॉलिक्यूल्स में बेसिक डिफरेंस। क्या होता है? एटम्स कभी भी फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करता जबकि मॉलिक्यूल फ्रीली एग्जिस्ट करता है। एटम्स क्या होते हैं? केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं लेकिन मॉलिक्यूल नहीं करता, याद रखना है, ठीक है। तो देखिए होता क्या है, एटम्स और मॉलिक्यूल्स में किस मॉलिक्यूल्स में कितने एटम्स होते हैं ये लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए पढ़ते हैं एटोमिसिटी। एटोमिसिटी क्या होता है? एटोमिसिटी होता है किसी भी मॉलिक्यूल में, किसी भी एलिमेंट या फिर किसी भी कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में प्रेजेंट उनके नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है। किसी भी एलिमेंट के या फिर किसी भी कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में जितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं वही क्या होता है? उसका एटोमिसिटी होता है। तो लिखिए द नंबर ऑफ एटम्स present in one molecule of an atom or a compound is called, their atomicity is called their atomicity, ठीक है। किसी भी एलिमेंट के या फिर किसी भी कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में जितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं वही उसका एटोमिसिटी होता है। और इसको आइडेंटिफाई करने का कुछ तरीका वो हम बताते हैं। देखिएगा कैसे होता है। तो एग्जांपल लिखिएगा। सबसे पहली चीज कि जो भी जनरल गैसेस है, ठीक है, जो भी जनरल गैसेस मतलब हम बात करें
जो जनरल गैसेस के फॉर्म में देखते हैं, इनर्ट गैसेस को छोड़कर जो भी जनरल गैसेस हैं, तो जो भी जनरल गैसेस होते हैं वो डायटोमिक होते हैं। लिखिए, द एटोमिसिटी ऑफ जनरल गैसेस, एटोमिसिटी ऑफ जनरल गैसेस क्या होते हैं? एटोमिसिटी ऑफ जनरल गैसेस इज 2। जो भी जनरल गैसेस है, देखिए जनरल गैसेस कौन कौन से हैं, याद रखिएगा इसको। हमारा H2 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हमारा क्या है? जनरल गैस है। तो हाइड्रोजन के एक मॉलिक्यूल में क्या होता है? इसके दो एटम होते हैं, दैट मींस ये क्या होता है? डायटोमिक। जैसे हो गया H2, नाइट्रोजन होता है डायटोमिक, N2, O2, Cl2, F2। याद रखिएगा, जो भी जनरल गैसेस हैं, ठीक है, जो भी जनरल गैसेस होते हैं उनके एक मॉलिक्यूल में उनके दो एटम होते हैं। तो ये क्या होते हैं? जिनके भी एक मॉलिक्यूल में दो एटम होंगे वो कहलाते हैं डायटोमिक। तो ये सब होते हैं डायटोमिक। नेक्स्ट देखिएगा, देखिए यहां से एटोमिसिटी जो होता है वो किसी भी इनर्ट गैस का होता है एक, यानी कि द एटोमिसिटी ऑफ इनर्ट गैसेस, द एटोमिसिटी ऑफ इनर्ट गैसेस इज 1। इनर्ट गैसेस की जो होती है एटोमिसिटी वो एक होती है, मतलब इनर्ट गैसेस के एक मॉलिक्यूल में उसके एक ही एटम होते हैं। और याद रखना है, पूरे पीरियोडिक टेबल में 6 गैसेस को हम बोलते हैं इनर्ट गैसेस, लाइक 6 गैसेस जो है। 6 गैसेस कौन कौन से हैं? हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडन। ये जो 6 गैसेस हैं, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडियन, इनके एक मॉलिक्यूल में इनके एक ही एटम होते हैं, इसलिए इसकी एटोमिसिटी होती है 1। और जिनकी भी एटोमिसिटी 1 होती है वो सब कहलाते हैं मोनो एटोमिक एलिमेंट, ठीक है। इनके एक मॉलिक्यूल में एक ही एटम होते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, द एटोमिसिटी ऑफ मेटल्स, द एटोमिसिटी ऑफ मेटल्स इज 1। जो भी मेटल होते हैं उनकी एटोमिसिटी 1 होती है। एटोमिसिटी 1 होने का मतलब है इनके एक मॉलिक्यूल में एक ही एटम होते हैं, चाहे वो कोई भी मेटल हो। लाइक देखिएगा, जैसे हम बात करें आयरन की, जैसे हम बात करें गोल्ड की, जैसे हम बात करें सिल्वर की, जैसे हम बात करें कॉपर की, जैसे हम बात करें जिंक की, कोई भी मेटल है गाइस, कोई भी मेटल है तो उनके एक मॉलिक्यूल में एक ही एटम होते हैं। तो याद रखना है, कोई भी मेटल जो होता है वो क्या होता है? मोनो एटोमिक होता है, उनके एक मॉलिक्यूल में एक ही एटम होते हैं। नहीं देखना है, जैसे हम बात करिए, पूछता है आपको ओजोन की एटोमिसिटी क्या होती है? ओजोन का सिंबल होता है O3। O3 दैट मींस क्या? ओजोन के एक मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के 3 एटम्स होते हैं, तो ओजोन की एटोमिसिटी होती है 3। एटोमिसिटी ऑफ ओजोन जो होता है ये होता है 3, इसको याद रखना है। नेक्स्ट देखिएगा, आपको पूछता है फास्फोरस। फास्फोरस जो होता है ये लिखा जाता है P4। तो फास्फोरस का जब भी जहां भी लिखा जाएगा मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल जब भी लिखा जाता है फास्फोरस का तो लिखा जाता है P4। तो क्या होता है? फास्फोरस के एक मॉलिक्यूल में फास्फोरस के 4 एटम होते हैं, तो इसका एटोमिसिटी हो गया 4। सिमिलरली आप देखिएगा कि S8 लिखा जाता है, इसका मतलब क्या है? सल्फर के एक मॉलिक्यूल में सल्फर के 8 एटम्स होते हैं, ठीक है, तो इनका एटोमिसिटी होता है 8। और ये क्या कहलाता है? टेट्रा एटोमिक्स, ठीक है। तो ये था, इनके बारे में हमको पूछता है। ये डिफरेंट एलिमेंट थे जिनकी एटोमिसिटी हमने बताई, और यही डिफरेंट एलिमेंट की एटोमिसिटी हमको जनरली पूछती भी है। देखिए, जनरली आपको आयोडीन और ब्रोमीन का भी पूछता है, कि याद रखिएगा, आयोडीन लिखा जाता है I2, ब्रोमीन लिखा जाता है Br2। यानी कि इसका क्या मतलब? इसका मतलब है कि आयोडीन के एक मॉलिक्यूल में भी इसके 2 एटम होते हैं, ब्रोमीन के भी एक मॉलिक्यूल में 2 एटम होते हैं। और इसका इतना याद रखिएगा, एटोमिसिटी में इतने से काम चल जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कंपाउंड की एटोमिसिटी क्या होती है। देखिए कंपाउंड की एटोमिसिटी क्या होती है? एटोमिसिटी ऑफ कंपाउंड, कोई भी कंपाउंड लीजिए और उसके एक मॉलिक्यूल में जितने उसके नंबर ऑफ एटम्स होते हैं वही उसका क्या होता है? एटोमिसिटी होता है। जैसे हम बात करें CO2, CO2 के एक मॉलिक्यूल, CO2 क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल है। कार्बन डाइऑक्साइड के एक मॉलिक्यूल में कार्बन के एक
ऑक्सीजन के 2, तो टोटल कितने, टोटल 3 इसके क्या है, एटम है। कार्बन डाइऑक्साइड में टोटल एटम्स कितना है, 3, तो कार्बन डाइऑक्साइड का एटोमिसिटी कितना है, 3। जैसे हम बात करें SO4 का, तो इसमें सल्फर का 1, ऑक्सीजन का 4, तो टोटल कितना, टोटल हो गया 5, तो इसका एटोमिसिटी कितना, 5। जैसे हम बात कर ले K2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट में, पोटेशियम डाइक्रोमेट की एटोमिसिटी कितनी होगी, देखिए यहां से पोटेशियम के 2 एटम, क्रोमियम के 2 एटम और ऑक्सीजन के 7 एटम से 7 2 9 2 11, तो इसका एटोमिसिटी कितना होगा, 11। तो डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड में हम उसकी एटोमिसिटी इजीली निकाल सकते हैं। तो देखिएगा इसी तरह हम डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड के अंदर कंपाउंड की एटोमिसिटी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा एटोमिसिटी टर्म। नेक्स्ट टर्म जो बार बार यूज आता है वो है एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। तो देखते हैं क्या होता है एटॉमिक नंबर और क्या है मास नंबर। देखिए एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, लिखिए द नंबर ऑफ एटम्स, सॉरी द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स present, the number of protons present inside the nucleus of an atom is called their atomic number, किसी भी एटम के न्यूक्लियस के अंदर, किसी भी एटम के न्यूक्लियस के अंदर जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है वही उस एटम का एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है। एटॉमिक नंबर को Z से रिप्रेजेंट किया जाता है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय Z, ठीक है। किसी भी एटॉमिक नंबर को Z से रिप्रेजेंट किया जाता है। Z इक्वल टू क्या होता है, Z इक्वल टू होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस, और ये एग्जैक्टली होता है। एग्जैक्टली अगर किसी भी एटम का हमको एटॉमिक नंबर पूछे तो एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होगा, तो Z इक्वल टू किसके, P प्लस के। हम जानते हैं प्रोटॉन पर चार्ज कितना होता है, पॉजिटिव चार्ज, तो Z इक्वल टू P प्लस, यानी कि एटॉमिक नंबर जो होगा वो एग्जैक्टली किसके इक्वल होगा, वो एग्जैक्टली इक्वल होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की। लेकिन अगर हमारा एटम न्यूट्रल हो, न्यूट्रल मतलब अगर उसमें कोई चार्ज ना हो, पॉजिटिव निगेटिव कोई चार्ज ना हो, अगर हमारा एटम न्यूट्रल हो तो न्यूट्रल कंडीशन में Z इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। क्योंकि जानते हैं अगर कोई एटम न्यूट्रल है इसका मतलब क्या है, इसका सीधा मतलब है कि इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल है। तो अगर एटम हमारा न्यूट्रल कंडीशन में है तो न्यूट्रल कंडीशन में Z इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको याद रखना है। देखिएगा क्या होता है कि एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के सिर्फ तभी इक्वल होता है जब वो एटम कैसा हो, न्यूट्रल हो। लेकिन एटॉमिक नंबर प्रोटॉन के नंबर के इक्वल हर वक्त होता है, हर वक्त याद रहना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, देखिएगा इसकी मास नंबर क्या होते हैं। मास नंबर क्या होता है, किसी भी एटम के न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है, किसी भी एटम के न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सम को, ठीक है, किसी भी एटम के न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सम को क्या बोलते हैं, मास नंबर। तो लिखिए द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स present inside the nucleus of an atom is called their mass number, ठीक है। The number of neutrons and protons present inside the nucleus of an atom is called their mass number। देखिएगा मास नंबर लिखिए, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल ए, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल ए, और कैपिटल ए दैट इज कितना, मास नंबर। मास नंबर क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर जितना प्रोटॉन है प्लस न्यूक्लियस के अंदर जितना न्यूट्रॉन है उस दोनों का सम क्या कहलाएगा, मास नंबर। तो ए इक्वल टू क्या होगा, P प्लस एन।
A इक्वल टू P प्लस N, और यहां से हम ये भी निकाल सकते हैं एक फॉर्मूला कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल टू क्या, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल टू क्या होगा, A, देखिए यहां से न्यूट्रॉन इधर है A इक्वल टू P प्लस N, तो N इक्वल टू क्या होगा A माइनस P। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल टू मास नंबर माइनस प्रोटॉन, मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है। अब यहां देखिए मास नंबर को तो मास नंबर बोलते हैं, बट हम जानते हैं प्रोटॉन का नंबर हर वक्त किसके इक्वल होता है, एटॉमिक नंबर के। तो हम नंबर ऑफ प्रोटॉन को क्या लिख सकते हैं, एटॉमिक नंबर। तो मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के। दैट मींस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन n इक्वल टू क्या होगा, मास नंबर को बोलते हैं a, एटॉमिक नंबर को z, तो n इक्वल टू a माइनस z, याद रखना है, ठीक है। अब देखिए एटम से रिलेटेड हम डिफरेंट टर्म्स के बारे में पढ़ते हैं। तो हम डिफरेंट टर्म्स क्या क्या होते हैं, एटम से रिलेटेड डिफरेंट टर्म्स में हम पढ़ेंगे आइसोटॉप्स क्या होते हैं, हम पढ़ेंगे आइसोबार्स क्या होते हैं, हम पढ़ेंगे आइसोटोन्स क्या होते हैं, हम पढ़ेंगे आइसोस्टर्स क्या होते हैं, हम पढ़ेंगे आइसोडाइफर्स क्या होते हैं। तो इन सब के बारे में पढ़ना है। लेकिन इस लेक्चर का ये हमारा लास्ट टॉपिक है। इस लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ हम आइसोटॉप्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। आइसोटॉप्स क्या होता है, ये एटम से रिलेटेड एक टॉपिक है। देखिएगा एक्चुअली आइसोटॉप्स जो होता है ये दो वर्ड से मिलकर बना है, आइसो एंड टॉप्स। देखिए आइसोटॉप्स इज मेड अप ऑफ द टू लैटिन वर्ड्स iso and tops. Iso means same, and tops means position, ठीक है। तो आइसोटॉप्स क्या होते हैं, आइसोटॉप्स होते हैं जिनका क्या हो, पोजीशन सेम हो, ठीक है। ऐसा कोई भी एटम जिनमें क्या हो, पोजीशन सेम हो, वो कहलाते हैं आइसोटॉप्स। तो डेफिनेशन लिखिएगा, लिखिए such atoms of an element having same atomic number but different mass number is called isotopes। देखिए क्या होते हैं, कुछ एटम्स जो कि एक ही एलिमेंट के एटम है, जैसे यहां देखिएगा हम बात करते हैं हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स होते हैं। देखिए यहां से H11, H12 और H13 क्या होता है, देखिए आइसोटॉप्स होते हैं एक ही एलिमेंट के डिफरेंट एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन मास नंबर क्या हो, डिफरेंट हो, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है आइसोटॉप्स। जैसे देखिएगा बात कीजिए कि कोई भी एलिमेंट मान लेते हैं हमारा X है, X नाम का कोई एलिमेंट है, तो नीचे या तो इधर लिखे या फिर इधर लिखे, किसी एक तरफ नीचे लिखा जाता है उसका एटॉमिक नंबर और ऊपर लिखा जाता है उसका मास नंबर, या इधर लिखे या फिर इधर लिखे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन याद रखिएगा नीचे लिखा जाता है एटॉमिक नंबर, ऊपर लिखा जाता है मास नंबर, याद रहेगा। किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर लिखा जाता है नीचे, मास नंबर लिखा जाता है ऊपर। तो यहां से देखिएगा ये तीनों क्या है, हाइड्रोजन का ही एटम है, इनका देखिएगा एटॉमिक नंबर क्या है, सेम, मास नंबर क्या है, डिफरेंट। तो एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर डिफरेंट है, तो क्या कहलाएगा, कहलाएगा आइसोटॉप्स। तो ये तीनों क्या है, हाइड्रोजन के हैं आइसोटॉप्स। इनका डिफरेंट नेम भी है। याद रखिएगा कि हाइड्रोजन दुनिया का एकमात्र ऐसा एलिमेंट है जिनके डिफरेंट आइसोटॉप्स के डिफरेंट नेम होते हैं। जैसे हम इसको H11 कभी नहीं बोलते, H1, H2, H3 नहीं बोलते, इसका नाम है प्रोटियम, इसका नाम है ड्यूटेरियम, और इसका नाम है ट्राइटियम। याद रखिएगा हाइड्रोजन दुनिया का एकमात्र ऐसा एलिमेंट है जिनके डिफरेंट आइसोटॉप्स के डिफरेंट नेम है। इसका नाम प्रोटियम, इसका ड्यूटेरियम, इसका ट्राइटियम। ये ट्राइटियम जो होता है ये रेडियो एक्टिव होता है। ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि हाइड्रोजन का कौन सा आइसोटॉप्स जो होता है वो रेडियो एक्टिव होता है। रेडियो एक्टिव जो होता है वो है आपका ट्राइटियम।
और देखिएगा जब हम एज हाइड्रोजन यूज करते हैं, जब भी हम हाइड्रोजन लिखते हैं H11 ही तो लिखते हैं। H मतलब एटॉमिक, हाइड्रोजन का एकमात्र ऐसा आइटम जिसका एटॉमिक नंबर 1, मास नंबर 1। जब भी हम हाइड्रोजन लिखते हैं तो हम इसी को लिखते हैं, यानी कि जब हम हाइड्रोजन की बात करते हैं तो उसमें हम प्रोटियम को ही लिखते हैं। अब देखिए, प्रोटियम दुनिया का एकमात्र ऐसा एटम है, या फिर हम ये बात कर सकते हैं हाइड्रोजन दुनिया का मात्र ऐसा एलिमेंट है जिनमें कोई भी न्यूट्रॉन नहीं है। जैसे हम देखिए न्यूट्रॉन निकालते कैसे, देखिए यहां से हम बात करते हैं न्यूट्रॉन इक्वल टू, जस्ट एक फॉर्मूला पढ़े थे, न्यूट्रॉन इक्वल टू क्या होता है, एटॉमिक नंबर, सॉरी मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। तो देखिए हम बताए हैं कि मास नंबर को लिखा जाता है ऊपर, एटॉमिक नंबर को लिखा जाता है नीचे। तो क्या होगा 1 - 1 0। इसका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन देखिएगा 2 - 1 2। इसका न्यूट्रॉन देखिएगा 3 - 1 2। देखिए एटॉमिक नंबर में देखिए यहां से एक ही एलिमेंट के एटम हैं, लेकिन इनका एटॉमिक नंबर तो सेम है बट मास नंबर डिफरेंट है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इनमें डिफरेंट क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं। दुनिया का एकमात्र ऐसा एटम प्रोटियम, दुनिया का एकमात्र ऐसा एलिमेंट हाइड्रोजन जिसके पास कोई न्यूट्रॉन नहीं है, वो क्या है, प्रोटियम। ठीक है, और देखिए होता क्या है कि इसमें जो हम बात करते हैं एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर डिफरेंट है। मास नंबर डिफरेंट क्यों है? क्योंकि इनमें न्यूट्रॉन का नंबर डिफरेंट है। याद रखिएगा, हाइड्रोजन के केस में बहुत ज्यादा पूछता है, याद रहेगा। नेक्स्ट देखिएगा, जैसे हम बात करते हैं कार्बन का, कार्बन में क्या होते हैं, देखिए यहां से C612, C613, C614, ये क्या है, ये कार्बन के आइसोटॉप्स हैं। कार्बन के ही ये क्या है, एटम्स है जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम है बट मास नंबर क्या है, मास नंबर डिफरेंट है। सेम एटॉमिक नंबर लेकिन डिफरेंट मास नंबर, तो ये क्या कहलाएगा, ये सब कहलाएंगे आइसोटॉप्स। ये क्या है, कार्बन के आइसोटॉप्स है। जैसे हम बात कर ले यूरेनियम 92 to 35 और यूरेनियम 92 to 38, ये क्या है, ये यूरेनियम के दो एटम्स हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम है बट मास नंबर डिफरेंट है। और ऐसा एटम जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो, मास नंबर डिफरेंट हो, क्या कहलाता है, आइसोटॉप्स। जैसे हम बात करें क्लोरीन का, तो यहां लिख देते, देखिए यहां से क्लोरीन का एक ऐसा एटम होता है जिसका एटॉमिक नंबर तो 17 होता है बट मास नंबर 35। और एक ऐसा भी एलिमेंट होता है, एटम होता है जिसका एटॉमिक नंबर 17 बट मास नंबर 37। तो देखिए यहां से एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर डिफरेंट है, तो क्या कहलाएगा, आइसोटॉप्स। तो याद रखिएगा आइसोटॉप्स क्या होते हैं, आइसोटॉप्स होते हैं ऐसे एक ही एलिमेंट के कुछ ऐसे एटम जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो, मास नंबर डिफरेंट हो, उसको बोलते हैं आइसोटॉप्स। तो देखते हैं नेक्स्ट कि इस आइसोटॉप्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोटॉप्स। प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोटॉप्स क्या होती है? देखिए होता क्या है कि जो भी आइसोटॉप होते हैं, आइसोटॉप्स हैविंग सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, जो भी आइसोटॉप्स होते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है। क्यों होती है? जैसे हम बात करें हाइड्रोजन का ही, H11, H12, H13, ये क्या है, हाइड्रोजन के 3 डिफरेंट क्या है, एटम्स हैं। अब इनमें देखिए क्या होता है, सबका एटॉमिक नंबर सेम है, तीनों आइसोटॉप्स हैं तो एटॉमिक नंबर सेम है। अब जब एटॉमिक नंबर सेम है तो एटॉमिक नंबर सेम है और हम देख रहे हैं कि एटम हमारा न्यूट्रल कंडीशन में है, तो एटॉमिक नंबर सेम है, एटम हमारा न्यूट्रल कंडीशन में है, तो एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। अब देखिए तीनों में क्या है, इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम है। और हम जानते हैं केमिकल प्रॉपर्टी डिपेंड किस पे करती है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर। जब इसमें इलेक्ट्रॉन का सेम है तो हम जानते हैं इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी क्या होता है, एक ही होता है। तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, सबका एक ही है। तो ऐसे कोई भी एटम जिनमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं उनका क्या होता है, केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होती है। तो इसलिए इस तीनों का क्या होता है, या फिर कोई भी आइसोटॉप्स है उनकी केमिकल प्रॉपर्टी डिपेंड करती है उनके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पर। और वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन सब में क्या होते हैं, सेम होते हैं, क्योंकि हम जानते हैं एटॉमिक नंबर सेम होते हैं। जब एटॉमिक नंबर सेम होंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होंगे, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी सेम होंगे। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करता है केमिकल प्रॉपर्टीज, इसलिए इनके क्या होते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होते हैं। लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी देखिए क्या होता है,
फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट डिफरेंट चीजों पर डिपेंड करता है। डिफरेंट डिफरेंट चीजों में मतलब क्या, फिजिकल प्रॉपर्टी डिपेंड करता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर पर। हम जानते हैं कि क्या होता है, प्रोटॉन का नंबर तो सेम होता है बट न्यूट्रॉन का नंबर सब में डिफरेंट डिफरेंट होता है, इसलिए इनका फिजिकल प्रॉपर्टी होता है डिफरेंट, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी डिपेंड करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे, इसलिए वो क्या होता है, वो होता है सेम। तो ये बहुत बड़ा जो बहुत बड़ा चीज है, ये बहुत ज्यादा पूछता है कि जो भी आइसोटॉप्स होते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टी होती है सेम, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी होती है डिफरेंट। एक चीज याद रखिए, और यही सिर्फ चीज बता के हम लेक्चर का रैप अप करते हैं। देखिए यहाँ से सबसे बड़ी चीज है क्या कि नंबर ऑफ सबसे ज्यादा किसमें होता है, यानी कि नंबर ऑफ मैक्सिमम आइसोटॉप्स फाउंड इन एन एलिमेंट। किसी एक एलिमेंट का नाम बताए जिसमें सबसे अधिक क्या पाया था, पोलोनियम, यानी सबसे अधिक क्या पाया था, आइसोटॉप्स। तो देखिएगा मैक्सिमम आइसोटॉप्स जो पाए जाते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोटॉप्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोटॉप्स जो होता है वो पाए जाते हैं पोलोनियम में। पोलोनियम हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोटॉप्स। और ये हमारा है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसके बारे में बहुत ज्यादा बच्चे पूछ भी रहे थे और बहुत सारे कम से ये पूछते भी हैं। आपको हम जो बताए हैं कि प्रोटियम जो होता है उसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं होता, ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है कि किस एलिमेंट का सबसे अधिक आइसोटॉप्स होते हैं। ठीक, इन सब चीजों को बहुत बेहतर तरीके से पढ़ना है। और आज के लिए यही आइसोटॉप्स के साथ ही इस लेक्चर को रैप अप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम बताएंगे आइसोबार्स क्या होते हैं, आइसोमर्स क्या होते हैं, आइसोस्टर्स क्या होते हैं, आइसोटोन्स क्या होते हैं, आइसोडाइफर्स क्या होते हैं, उन सब के बारे में बताएंगे नेक्स्ट चैप्टर में। लेकिन इस चैप्टर में, इस लेक्चर में, सॉरी नेक्स्ट चैप्टर नहीं, लेक्चर में, इस लेक्चर के लिए यही था। तब तक एक पढ़ाई करते रहिए, और है क्या, हमको बहुतों को जवाब देना है और बहुत बेहतर तरीके से तैयारी करना है। हमको हर एक क्वेश्चन को डील करते हुए आगे बढ़ना है। ठीक है, तो स्टडी करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ाई करते रहिए।